मेरे दर्शन के प्यारे भैया बहनों नमस्कार। चलिए हम आज इस कालखंड में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली, इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे थे बच्चों। और इस प्रश्नोत्तर में कल मैंने वैकल्पिक और खालिस्तान प्रश्नों पर चर्चा किया है। तो आज वैसे पूरे प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, परंतु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिन प्रश्नों को हमें भी याद करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे प्रश्नों पर हम उनके उत्तर तलाशने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो आप भी अपने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ जहाँ से हम बने हुए हैं, पृष्ठ क्रमांक 207 निकालिएगा। चलिए तो हम आज के इस कालखंड की शुरुआत करते हैं बच्चों। ये वाला प्रश्नोत्तर मैंने पूरा बता दिया है और इसी के आगे का पृष्ठ, चले आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में देख पा रहे होंगे, पृष्ठ 208 पर आज आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं सभी प्रश्नों को नहीं, जो महत्वपूर्ण है और जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने पूरा पाठ विस्तार पूर्वक समझाया है, परंतु जो परीक्षा की दृष्टि से जानना आवश्यक है, चलिए उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। भाषाई आधार पर उत्तर इसका जानने का प्रयास करें बच्चों। भाषाई आधार पर राज्य बनाने से भारत का विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश में अपने लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृति को विकसित करने का मौका पाया। साथ ही बच्चों, भाषाई आधार पर राज्य बनने से प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि हुई, क्योंकि छोटे राज्यों में प्रशासन एवं सुव्यवस्था बनाना आसान हो गया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संतुष्ट होने से क्षेत्रीय विकास तेजी से हुआ तथा स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों के लाभ मिलने लगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भाषाई आधारित प्रदेश गठन होने से ये उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। ये रहा 5वें प्रश्न का उत्तर। चलिए 6वें प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई। प्रश्न नंबर 6, आइए जानने का प्रयास करें उत्तर इसका। योजनाबद्ध विकास से बच्चों इस विचारधारा पर आधारित था कि केंद्र सरकार को आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में देश के सभी संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके वितरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहती है। अतः योजना आयोग के माध्यम से केंद्र की ताकत का विकास हुआ तथा राज्यों के हितों की उपेक्षा की गई। समय समय पर राज्यों द्वारा केंद्र पर से आरोप लगाए गए कि इसके अलावा लंबे समय तक केंद्र एवं राज्यों में एक ही दल की सरकार होने के कारण भी केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती गई बच्चों, और उसने अपनी ताकत को बढ़ाने हेतु योजना आयोग को एक माध्यम बना लिया। योजना विकास के कारण सकारात्मक ताकत में इस तरीके से हम देखते हैं कि सकारात्मक ताकत में वृद्धि हुई। ये 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों 7वां प्रश्न, इसको मैं छोड़ रहा हूं। संविधान निर्माण प्रदेश पुनर्गठन आयोग, इसको मैं छोड़ रहा हूं। हाँ चलिए ये वाला प्रश्न पर चर्चा कर विचार करते हैं। कौन सा? प्रश्न नंबर 9, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत स्थापित किए। आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में निम्नलिखित सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत उसने स्थापित किए हैं। तो आइए जानने का प्रयास करें। जैसे पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की यह संस्कृति रही है कि वह वसुदैव कुटुंबकम, ये हमारी नीति रही बच्चों, वसुदैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता आया है। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का यह मुख्य सिद्धांत बना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये एक बिंदु। फिर और विचार करें, गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता मतलब क्या? तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, जब भारत आजाद हुआ इस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। यदि भारत इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल हो जाता
तो वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनी विदेश नीति का आधार नहीं बना सकती थी। अतः भारत में यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और मिस्र के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष संगठन खड़ा किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वह 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अमेरिका और रूसी गुटों से दूर रखकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का विकास तथा द्विध्रुवी विश्व की बहुध्रुवी बनाना था। क्या मतलब है इसका? मतलब ये बच्चों, अगर हम कहीं सोवियत की तरफ झुक जाते तो अमेरिका हमारा शत्रु बनता, हम अमेरिका का समर्थन करते तो सोवियत रूस हमारा शत्रु बनता। मगर भारत दोनों से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की नीति अपनाई और उसने दोनों से समान दूरियां बनाई। आवश्यकता पड़ने पर दोनों से उसने बात भी की, सहयोग भी लिया और इस तरीके से भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को बढ़ावा दिया। फिर पंचशील के एक महत्वपूर्ण बिंदु उस पर हमने चर्चा किया बच्चों। पंचशील क्या? भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। इसे ही पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब ये पंचशील के सिद्धांत में क्या क्या 5 बिंदु थे बच्चों? तो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरी बात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, तीसरी एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना, चौथी बात बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग, और 5वीं बात थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये भारत के पंचशील के सिद्धांत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में इन मुख्य सिद्धांतों को स्थापित करने का सफलतम प्रयास किया है। चलिए इस पाठ के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने का प्रयास करें। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आपको पंजाब आंदोलन और असम आंदोलनों में क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती है? चलिए यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हम इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा बच्चों समानताएं, पहले तो हम समानताओं के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ देखते हैं असम और पंजाब दोनों ही आंदोलन राजनैतिक स्वायत्तता चाहते थे। दोनों आंदोलनों का उद्देश्य था कि संविधान में संशोधन करके राज्यों को अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। और दोनों राज्यों के आंदोलन की हम अगर वाकई विचार करें बच्चों, तो दोनों राज्य कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम? पंजाब और असम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख मांग थी कि राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग राज्य के लोगों को मिलना चाहिए या राज्य के लोगों को दिया जाए और राज्य के लोगों को ही इनका लाभ मिलना चाहिए। अगर हम असमानता की बात करें तो असमानता क्या था? पंजाब का आंदोलन राजनैतिक के साथ साथ धार्मिक भी था। फिर दूसरी बात, पंजाब आंदोलन में भाखड़ा के पानी एवं सेना में सिखों की भर्ती की मांग शामिल थी, जबकि असम आंदोलन में शरणार्थियों की समस्या शामिल थी। ये इसमें अंतर है। फिर और विचार करें, यहाँ पर और देखते हैं, असम में संसाधनों चाय बागानों पर नियंत्रण अन्य राज्य के लोगों जैसे बंगाल का था, जबकि पंजाब में संसाधनों पर नियंत्रण पंजाब के ही लोगों का था, लेकिन उनका लाभ दूसरे लोग ले रहे थे। ये भी असमानता देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं चौथी बात, पंजाब के आंदोलन को दबाने हेतु सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, असम में ऐसा नहीं करना पड़ा। तो ये दोनों में असमानता देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, यहाँ से संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्तर प्रदान नहीं किया, कारण हाँ, प्रश्न नंबर 12 पर चर्चा करूंगा मैं। इंदिरा गांधी, महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ का, इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ? प्रिय बच्चों, 7वें दशक में कांग्रेस में मतभेद बढ़ने लगे। एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था। दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना चाहते थे। कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता इंदिरा गांधी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। साथ ही अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए 1969 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, जिनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया,
तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी गिरी का उसने समर्थन कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर यह आरोप लगाया था कि सरकार की गरीबों के पक्ष में बनाई जाने वाली नीतियों को लागू करने के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते हैं। बच्चों, इंदिरा गांधी के कहने पर बहुत से कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने श्री गिरी के पक्ष में मतदान कर दिया और वे चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और के कामराज के नेहरू वाले कांग्रेस, इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस दो गुटों में बट गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये उसके मुख्य बिंदु रहे हैं। बच्चों, ये रहा इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और आपातकाल 1975-77 के बीच आपातकाल में शासन ने क्या क्या अलोकतांत्रिक कार्य किए, तो ये आपातकाल मैंने आपको बता दिया था। बच्चों, आपातकाल का मतलब होता है किसी देश में इमरजेंसी लागू करना, और इमरजेंसी जब लागू किया जाता है तो लोगों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं या सीमित कर दिए जाते हैं। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगाया गया था, जिसमें अलोकतांत्रिक कार्य क्या, विपक्षी दलों के नेताओं को बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, समाचार पत्र और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक कार्य कहलाता है। बच्चों, ये रहे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न को और समझना है और आपको लगता है तो मुझे अवश्य व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये पाठ समाप्त होता है। कल नए पाठ, नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।